मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिब्रा क्लासेस। बच्चों, हमने अब तक अकाउंटिंग रेशियो के दो टाइप्स के रेशियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में उनके बारे में बताया था और फिर उसके बाद हमने कुछ करी थी उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आज के इस कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में मैं आपको आगे के 2 से 3 टाइप्स के अकाउंटिंग रेशियोज और पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 3rd नंबर पे मैंने यहां पर लिखा है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। तो बच्चों, मैं आज आपको इसके बारे में और इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज पढ़ाऊंगा और बताऊंगा आपको वो लर्न करने, और ये सारी चीजें हमारी काम आएंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने यहाँ पर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। बेटा, अब तक जो हमने रेशियो पढ़े हैं उसमें 3rd पार्ट पर आता है, 3rd रेशियो है ये। मैंने एक चार्ट भी बनाकर दिखाया था, उसके अंदर सीरीज वाइज सारे रेशियो लिखे थे, और यहाँ पर ये 3rd नंबर पे आ रहा है, वो है एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का, वो होता है कॉस्ट ऑफ RFO, या आप इसको नेट सेल्स के नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप RFO की फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वो होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये होती है RFO की फुल फॉर्म। इसे हमें डिवाइड करना पड़ता है एवरेज इन्वेंट्री से, जो भी हमें गिवन होती हैं। अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो भी मैंने आपको नीचे बताया है। नीचे हमें RFO को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ RFO को कैलकुलेट करने के लिए RFO में से माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट को। RFO का मतलब मैंने आपको क्या बताया, नेट सेल्स जो भी गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट को अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमें कैलकुलेट करके देगा कॉस्ट ऑफ RFO। या आप इसके अलावा ये भी कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपने 11th में भी पढ़ा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बारे में। तो यहीं पर हम इसे कॉस्ट ऑफ RFO को ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, काम करते करते जितना भी रेवेन्यू हमारी सेल से जनरेट हुआ है। फिर उसके बाद अगर हमें इनमें से कोई चीजें नहीं दिखाई देती क्वेश्चन के अंदर, तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जो भी हमारा RFO है उसमें अगर हम ग्रॉस लॉस, जो भी फर्म का ग्रॉस लॉस है, उसको ऐड कर दें RFO के अंदर, तो ये भी हमें कॉस्ट ऑफ RFO कैलकुलेट करके दे सकता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके दे सकता है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में आप ऐड कर सकते हैं जो भी कंपनी की नेट परचेज है, उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने पढ़े थे ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजिस हो गया, जैसे परचेज हो गया, उसमें से हम लेस कर दिया करते थे परचेज रिटर्न को, ठीक है। तो ये क्या होते थे, सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो इनको हमें ऐड करना है और लास्ट में माइनस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को। जो भी लास्ट में पूरे साल काम करने के बाद जो भी इन्वेंट्री हमारी बचती है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उसे हम अगर माइनस कर देंगे तो ये भी हमें क्या कैलकुलेट करके दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ RFO। फिर बच्चों, अगर आपको इनसे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, CMS। अब ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ उसकी क्या कॉस्ट आई, उसमें आप ऐड कर दोगे जो भी कंपनी के परचेजेस हैं, उसमें आप ऐड कर दोगे जो भी कंपनी की इन्वेंट्री का डिफरेंस है, यानी कि चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री। आप चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री को कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करके, यानी कि जो भी क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दी है उसमें से आप माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ये आपको चेंजेस इन्वेंट्रीज निकाल कर दे देगा। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, उनको आप अगर ऐड कर देंगे तो ये आपको क्या निकाल कर दे देगा, कॉस्ट ऑफ RFO या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो ये तो बातें थी सारी मेरी एक ही फॉर्मूले की। ये डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं क्वेश्चन के ऊपर। जैसा मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ होगा और मेरे को वो चीजें दिखाई देंगी जो इन फॉर्मूले से मैच कर रही है, मैं उसी फॉर्मूले को उठाऊंगा और पुट कर दूंगा, और मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ RFO। अब बच्चों, यहां पर एक बात आती है एवरेज इन्वेंट्री की, जो कि इसका डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की तो बात हो गई, अब कर लेते हैं डेनोमिनेटर की। ये तो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर तो हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट होगा। अब डेनोमिनेटर बड़ा ही सिंपल है। एवरेज इन्वेंट्री आपको अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री को और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये आपको क्या निकाल कर दे देगा, एवरेज इन्वेंट्री। जो भी एवरेज इन्वेंट्री आएंगी वो इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं।
बच्चों फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जब आपको सारी फॉर्मूले से रिलेटेड बातें समझ आ गई तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जब जो नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री है वो हमें मतलब किस चीज में कन्वर्ट होकर मिलेंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड एक्सप्रेस इन टाइम। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये किस में आता है, हमारा टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रखे हैं जिसमें हमारा आंसर 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स इस तरीके से आया हुआ है। हालांकि जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं किस तरीके के टाइम्स के बारे में बात कर रहा हूं, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी पूरी कहानी। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड सेकंड रेशियो की, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल तो पता ही है, जब हम एक होता है ट्रेड पेबल, एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये वो वाला ट्रेड रिसीवेबल है। इसका टर्नओवर रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो उधार में दी हुई चीजों से हमने रेवेन्यू जनरेट करा है वो, उसको अगर हम डिवाइड कर दें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, जो भी ट्रेड रिसीवेबल है उनका एवरेज, अगर उससे हम किसको डिवाइड कर दें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम इसके अंदर ये सीख लेते हैं कि नेट क्रेडिट सेल का मतलब भी वही होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, देखो पहले तो मैंने यहां पर पॉइंट्स में इसके बारे में बता रखा है, ये क्या, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम रिसीवेबल्स आर टर्नओवर एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी कि ये हमें कैसे इंडिकेशन दे रहा है कि हम रिसीवेबल, जो हमारी लेनदारी है, एक होती है देनदारी, एक होती है लेनदारी, तो जो हमारे रिसीवेबल्स है कितने नंबर ऑफ टाइम्स में आ रहे हैं, इसको ये कैश में कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। क्लियर है मेरा पॉइंट। फिर उसके बाद हायर रेशियो इंडिकेट स्पीडी कलेक्शन, तो जितना ज्यादा रेशियो होगा वो हमें क्या बताएगा कि हमारी कितनी स्पीड से कलेक्शन हो रही है, हम कितने स्पीड से रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को, पैसे को, फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। किससे रिसीव कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज एक्सप्रेस इन टाइम, इसको भी हम किस में एक्सप्रेस कराते हैं, टाइम्स में। तो इसमें जो आंसर आएंगे आपके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से आपके आंसर आने वाले हैं बच्चों। फिर उसके बाद इसका जो डेप्ट कलेक्शन पीरियड होता है, यानी कि जो कर्जा है, मतलब डेप्ट का मतलब तो आपको पता ही है, उसका कलेक्शन पीरियड कितना होता है, 12 मंथ्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 365 डेज। इसको हम डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, यानी कि जो हम ये निकाल रहे हैं ना इस फॉर्मूले को लगाकर, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 12 मंथ कह लो आप या 365 डेज कह लो, तो ये हमें क्या दे देगा, डेप्ट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करके। छोटा सा पॉइंट मैंने जो पहले छोड़ दिया था उसे मैं आप कवर करा देता हूं। अब मैंने आपको यहां पर बताया था ना क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमारी नेट क्रेडिट सेल होगी, जो भी हमने उधार में माल बेचा है, तो वो तो हो जाएगा हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होंगे उनको ऐड कर देंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमें क्या निकाल कर दे देंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आई होप आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पे। बच्चों ये इसी का एक छोटा भाई है, ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट पेबल्स, देखो ऊपर क्या था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप कह सकते हो नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर क्या आएगा, नेट क्रेडिट पेबल्स, जो भी हमें उधार के पैसे देने हैं वो, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, एवरेज ट्रेड पेबल से। तो सिंपल सी चीज है, इसमें मैं देखो नेट क्रेडिट पेबल्स तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, बट आपको फोकस अभी किस पे करना है, एवरेज ट्रेड पेबल्स पर। ये आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, जो भी आपके ओपनिंग ट्रेड पेबल्स होंगे उनमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को, और आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आपको एवरेज निकाल कर दे देंगे। किसका एवरेज निकाल कर दे देंगे, ट्रेड पेबल्स का। तो क्लियर है मेरा पॉइंट, एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको कैसे निकालने हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है।
It shows number of times on an average trade payable are settled in an accounting period। तो जितना मतलब इसमें ये बताता है, ये शो कराता है कि हमें इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो भी ट्रेड पेबल्स हैं वो सेटल करने अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, हायर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ज्यादा इसका रेशियो रहेगा उतना ही ये बेटर होता है। तीसरा पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस कराते हैं, जो बात मैंने आपको पहले बताई है फिर दोबारा से रिपीट हो रही है। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है? सिंपल सी चीज है, हम या तो 12 मंथ कहते हैं या कहते हैं 365 डेज, रहता वो पूरा साल के अंदर अंदर है, फिर उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है जो भी हमने यहाँ कैलकुलेट करा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उससे जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एवरेज पेमेंट पीरियड निकल कर आ जाता है। तो ये तो थे हमारे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, यहां पर था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ये था हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब इससे अगली क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरा एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैं उसे कवर कराऊंगा और करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ।